हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्नो रिसर्च क्लासेस। आज से हम लोग क्या करेंगे। आज से हम लोग का क्या स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन सीरीज। जैसा कि प्रणव भैया ने आप लोगों को बताया होगा कि हम लोग सारे क्लास 9-10 का जो भी है, अभी से हमारे पास 3 मंथ है। ठीक है, कितने मंथ है? 3 मंथ। आप समझो तो अक्टूबर पूरा ख़त्म है। आज कुछ दिन और है अक्टूबर में, है ना। अक्टूबर ख़त्म, उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तुम लोग को 3 मंथ में क्या करना है कि साइंस का जो भी टॉपिक्स है, मतलब जो भी चैप्टर्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ शॉर्ट नोट के थ्रू या फिर लॉन्ग नोट के थ्रू, मतलब जैसे भी, वो मेरा काम है, तो वो मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, एक तरह से ये रिवीजन 3 मंथ जो रिवीजन चैलेंज है, जो मंथ चैलेंज हम लोग लिए हैं, उसमें हम लोग साइंस में आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर का मिड मिड दिसंबर तक में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को साइंस का ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डेली एक 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे तो जैसे कि हम अभी जो पढ़ा रहे थे, इसमें से बहुत लोगों को पता होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, तो फिर आप टेंथ एग्जाम 10th बोर्ड देने लायक हो नहीं। ये सबसे आसान टॉपिक्स है और केमिस्ट्री का ये सबसे इजी चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, एक तरह का क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें दो जो दो कंपाउंड्स हैं आपस में मिलते हैं और मिल के रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद एक नया कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? दो कंपाउंड्स, छोटे छोटे दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स आपस में मिल के रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका डिफाइन अगर पूछे तो इट इज़ द प्रोसेस। क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्या हो रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, न्यू सब्सटेंस जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, नए बनेगा, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जब नई 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 चीज़ों का बनावट होगा, तब जाके उसका प्रॉपर्टीज, जो उसकी कार्य करने की जो एक्टिविटीज़ है, वो भी क्या होगी, नई होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आप लोग में से बहुत लोग स्कूल के लैब में देखे होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो जब मैग्नीशियम जला रहे हैं किसके प्रेजेंट में, तो एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना रहा है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा खांसी हो गया, तबीयत ठीक सा नहीं है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब कि ऐश के रूप में होगा। जैसे कि हम लोग कागज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो कागज़ जलाने के बाद हमारे जब कागज़ पूरी तरह से जल जाती है तो उसके लास्ट में क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट निकलता है। ठीक, उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम जलाने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलेगा, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलेगा, उस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब भाई बात है कि मैग्नीशियम क्या है। ठीक है, बात है कि मैग्नीशियम है क्या। तो मैग्नीशियम जो है एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है। मैग्नीशियम जो है एक तरह का क्या है, वो मेटल है। क्या है, एक तरह का क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है, और उसका कलर किस तरह का है, तो सिल्वर व्हाइट कलर का है। ठीक है, वो किस कलर का है, तो सिल्वर व्हाइट कलर का वो मेटल है। अब आता है, अब हम केमिकल रिएक्शन तो समझ गए कि हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सा चीज़ है कि जब दो चीज़ आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और वो सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज जो होता है क्या होता है, अलग होता है। उसको हम लोग क्या कह दिए, केमिकल रिएक्शन कह दिए। समझ गया, है ना। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, अब हम बोले कि अब प्रॉपर्टीज से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज, भैया यहाँ पर प्रॉपर्टीज कैसे अलग हुआ। तो प्रॉपर्टी से बताते हैं, देखो क्या हो रहा है कि एक केस लो हाइड्रोजन, और एक क्या ले, ऑक्सीजन। ठीक है, एक क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, और एक क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होता है,
हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है, ये दोनों का काम क्या है बताओ। हाइड्रोजन जो है वो एक क्या है, जलनशील पदार्थ है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो जलता है, और ऑक्सीजन जो होता है उसको जलाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है वो, उसको जलाने में, किसी भी चीज को ऑक्सीजन जलाने में हेल्प। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग किसी भी चीज को जला पाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम जला रहे हैं, तो किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाएंगे तो हमको मिलेगा H2O। क्या मिलेगा, H2O। और H2O का प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होता है, ये पानी, पानी जो होता है वो क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। तो देखो इस दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, और जब रिएक्टेंट हुआ, जब दोनों रिएक्ट किए, तो जब दोनों मिले तो इनका प्रॉपर्टी कुछ अलग ही निकल गया। मतलब एक जल रहा था, एक जलाने में हेल्प कर रहा था, और जब दोनों आपस में मिल गए तो अब बुझाने का काम कर रहे हैं, जले हुए चीज को बुझाने का काम कर रहे हैं। समझ गए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी सब आपको मतलब कि यहाँ पर तो हो गया। अब आता है सब्सटेंस, आता है रिएक्टेंट। क्या आता है रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जो सिंपल सा कुछ नहीं, एकदम माइंड को क्लियर रखना है, इतना याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट पूछे और प्रोडक्ट पूछे क्या बोलेंगे, तो रिएक्शन, ये जो एरो देख रहे हो, एरो, एरो के इस तरफ वाला प्रोडक्ट, एरो के इस तरफ वाला प्रोडक्ट जो भी होगा वो होगा रिएक्टेंट, और इस तरफ वाला प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस तरफ का जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन भाग लेने के बाद जो नया प्रोडक्ट आता है, जो आपस में रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। अब कुछ रिएक्शंस है, ठीक है। अब क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती है। क्या होती है, हमारे डेली लाइफ में होती है। जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉरिंग ऑफ मिल्क से हम लोग क्या समझेंगे, दूध का खट्टा होना, ठीक है। मतलब दूध फट जाना, सिंपल बोले तो ठीक ना, दूध फट जाना। ये जो हो गया, क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर हो गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, और भी जो बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है बहुत सारे, वो सारे क्या है, एक तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो घर में आयरन्स है, ठीक है, मतलब लोहे का गेट, गेट देखो, गेट गेट हम लोग गेट देखते हैं, ठीक है, लोहे का जो गेट होता है उसको देखो, तो उसमें क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें होता है क्या कि देखो, अगर हम लोग कोई भी लोहे का चीज है, उसको अगर ज्यादा दिन तक हम लोग एटमोस्फेयर के प्रेजेंस में रखते हैं, मतलब कि क्या करना कि कील जो होती है, काटी जो होती है, लंबा वाला नील, आयरन नील जो होता है, उसको क्या करना कि तुम छत पे रख देना, ठीक है। क्या करना, उसको कुछ दिन के लिए छत पे रख देना, आयरन नेल जो होता है। अब कुछ दिन बाद तुम उसको जाकर देखोगे तो वो आयरन नेल जो है क्या होगा, उसमें उसके ऊपर लाल कलर का जो है रस्टिंग आ जाता है, ठीक है। रेड रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है उसके ऊपर एक कवर आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करें, रस्टिंग ऑफ आयरन करें। उसको क्या करें हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन करें। इज डेट क्लियर। हाँ। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, ये भी फलों का जो पकना हुआ, ये भी क्या हुआ, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब आता है नोट। अब भैया ये नोट वाला क्या बात है, मतलब कुछ तो भाई अलग चीज होगा, तभी यहाँ पे नोट में लिखा गया है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। ये एरो का मतलब है क्या, ये इसका मतलब होता है ऊपर का जो सब वर्ड लिखा हुआ है वही यहाँ पर इंडिकेट किया गया। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। अब इतना बड़ा बात तो हम लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो केमिकल रिएक्शन बड़का भारी चीज नहीं है, ठीक है। केमिकल ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटम जो होता है एक एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता, वो बस एक मतलब क्या होता है, वो रीअरेंज होते हैं। नहीं समझे, जैसे कि देखो हम यहाँ पे एक रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम का, किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम का Mg लिखते हैं, है ना,
ऑक्सीजन का क्या लिखाएगा, O2 लिखाएगा। यार इज डेट क्लियर, क्लियर। अब हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट MgO निकल के आ रहा है। तो जो MgO हुआ, तो इसमें जो एटम्स हुए ना, ये सब इसका बस रीअरेंजमेंट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। क्या हो रहा है, वो रीअरेंजमेंट हो रहा है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जगह चेंज कर रहे हैं, और जगह चेंज करने के कारण एक नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। यही नोट में बस यही लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो होता है एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं चेंज होता, बल्कि वो रीअरेंज होते हैं। क्या होते हैं, रीअरेंज, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह सजाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के जो है फायदे हैं, जो क्या है, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। जैसे कि हम लोग बताएं कि एक नया प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल रिएक्शन जो है, रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, नया प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हम लोग को पता लगाना है कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शन हुआ, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का रिलीज होना, गैस का निकलना। जैसे कि ऐसा केमिकल रिएक्शन ले लो, इसमें जिंक जो है, क्या है, जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब जिंक H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो होगा रिलीज होगा। तो ये जो गैस निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ गया, मतलब गैस का निकलना। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब पिछला एग्जांपल जो हम लोग देखें मैग्नीशियम वाला, जब मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे थे तो एक प्रेसिपिटेट निकला है ना, व्हाइट कलर का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया। मतलब कि जो राख, जो एस हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं, वो एस वाला नहीं, ASH, एस मतलब राख होता है। ठीक है, तो वो राख को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कब हो रहा है, जब पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड जो है वो क्या कर रहा है, लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जब पोटासियम आयोडाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जिसका नाम क्या रखा गया, लीड आयोडाइड, जिसका नाम रखा गया। ठीक है, क्या कर रहे थे, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं, मतलब कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। हम लोग पीछे भी एक एग्जांपल देखें, कि कौन सा एग्जांपल देखें, तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो वो किस तरह का प्रेसिपिटेट था, व्हाइट प्रेसिपिटेट था। अब हम लोग लीड नाइट्रेट को जब है पोटासियम आयोडाइड के साथ जलाएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोगों को लीड आयोडाइड एक निकलेगा जो येलो प्रेसिपिटेट रहेगा, और उसके बाद हम लोग को क्या निकलेगा, पोटासियम नाइट्रेट, हमको नया सब्सटेंस रिलीज होगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमको प्रेसिपिटेट देखने का मिले, वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, जिसमें गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आता है चेंज इन कलर। कलर भी चेंज होते हैं जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, तो उसके दौरान कलर भी चेंज हो रहा है। कैसे, जब हम लोग साइट्रिक एसिड जो है, साइट्रिक एसिड नींबू में जो होता है, तो साइट्रिक एसिड जो होता है और जो पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट है, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट जो होता है किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो जब दोनों को हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो वो अपना कलर जो होगा चेंज कर देगा। जो जैसे ही हम लोग पोटासियम परमैंगनेट में जो है क्या कर रहे हैं, पोटासियम परमैंगनेट में जो है हम लोग क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट में, सॉरी, पोटासियम परमैंगनेट में जब हम लोग साइट्रिक एसिड डालेंगे, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट में साइट्रिक एसिड डालेंगे, तो उस सॉल्यूशन जो होगा पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई कलर नहीं होगा। जैसे कि वाटर जो है वो क्या है, कलरलेस है ना, उसी तरह से। तो ये हो रहा है चेंज इन कलर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारे जो एग्जांपल्स होते हैं चेंज इन कलर में, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट में, इवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि कौन से सब्सटेंस के रिएक्शन कराने के बाद क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, कुछ कुछ में रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ कुछ में रिएक्शन करने के बाद कलर चेंज हो रहे हैं, कुछ कुछ में रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट नया बन रहा है, तो उसमें बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है। तो सब आगे देखेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्या हो रहा है, गैस का रिवॉल्व हो रहा है। दूसरा हो रहा है
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, तीसरा हो रहा है कलर में चेंज होना, चौथा होगा चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। कैसे? जब हम लोग क्विक लाइन चूना जानते होंगे आप लोग, चूना जो है जानते होंगे, तो चूना को जब जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे तो एक स्लैक लाइन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? स्लैक लाइन, जिसका टेम्परेचर में चेंज होता है। वो हम लोग कैसे देखेंगे? तो चूना चूना जो होता है, चूना ले लेना थोड़ा सा बाजार से, 10 रुपया 5 रुपया जितने का मिलता हो। और वो क्या करना, पानी लेना। ठीक है, एक बीकर लेना, पानी लेना और उसमें चूना डालना। ठीक है, तो जैसे ही चूना डालोगे उसमें तो क्या करेगा, धीरे धीरे बिना कुछ किए हुए वो अपने आप गर्म हो जाएगा। वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग घर में पानी गर्म करना तो लाके चूना डाल दो और वो गर्म करके पी जाओ, सो वो सब नहीं करना है। बस एग्जाम्पल के लिए हम लोग बता रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए सब कर मतलब जैसे क्या होता है ना कि जो डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ हमको ज़्यादा याद रहती है ना? समझ रहे हो ना पॉइंट मेरा? समझ पा रहे हो ना? तो बस मैं वो कह रहा हूँ कि उसको ज़्यादा जो चीज़ डेली लाइफ से रिलेट करके चलोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो भी चीज़ हो पढ़ाई में, अगर तुम जिस दिन से पढ़ाई को डेली लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उस दिन से पढ़ाई तुमको सिंपल, आसान और बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। अब आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। जिस स्टेट मतलब स्टेट तो हम लोग पढ़े होंगे, 9 क्लास में पढ़े थे, 3 सॉलिड लिक्विड गैस, है ना? तो स्टेट भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो क्या कर रहे थे, कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज शोड अस चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब स्टेट में कब हो रहा है? जब हम लोग कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब कि कैंडल कैंडल सब घर में होगा, और अभी दीपावली भी आने वाली है, तो कैंडल तो तुम लोग देखे ही होगे। तो कैंडल को हम लोग जब जलाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कैंडल को जैसे हम जलाएंगे तो कैंडल देखना कि वो सॉलिड होता है ना? व्हाइट कलर का जो फॉर्म है वैक्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब जैसे हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो उसमें एक लिक्विड निकलता है। क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है। ठीक है क्या निकलता है? वो लिक्विड निकलता है। तो देखो, और फिर जो कैंडल जल रहा है तो उससे गैस भी रिलीज होता है कि नहीं? गैस में क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो, पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड हुआ, और लिक्विड से क्या हो गया, गैस में हो गया। तो ये जो हो गया स्टेट चेंज हुआ, है ना? तो वो क्या कहलाएगा, चेंज इन स्टेट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसको, है? ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहे थे, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल एंड फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। केमिकल रिएक्शन जो है उसी का पार्ट है। मतलब केमिकल रिएक्शन जो हुआ तो उसको हम लोग क्या करें, पहले क्या होता था कि जब लोग को पता नहीं था कि केमिकल इक्वेशंस भी कुछ होता है, तो उससे पहले लोग इस तरह से लिखते थे, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जो रिएक्टेंट बना, क्या बना, वाटर। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, तो इस रिएक्शंस का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इस रिएक्शंस का जो सिंबल है, फॉर्मूला है, उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H2 हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका सिंबल हमको पहचानने के लिए। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और जब दोनों को रिएक्ट करा दिए तो H2O बन गया। तो जो सिंबल्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो सिंबल्स के थ्रू जिस चीज का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नो? ओके। अब आता है केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अब दो तरह के हुए, एक होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगा कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मतलब अभी हम लोग पीछे पढ़े कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स का चेंज नहीं होता, बस उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं? क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। उसी तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको कहेंगे, तो जिस ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ एटम जो हो, अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी दोनों सेम हो। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पे देखो कैसे कैसे हम लोग पहचानते हैं। देखो, जिंक, यहाँ हो गया Zl ले लो, है ना? H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन अलग है, एस अलग है ना? ओ अलग है। क्लियर? है ना? अब यहाँ पे लिख दो रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब रिएक्टेंट साइड में देखो जिंक कितना है, रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है, समझ रहे हो ना मेरे बात को, समझो। अब प्रोडक्ट साइड में जिंक देखो कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। अब देखो हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन H2 2, प्रोडक्ट साइड में H2 तो सल्फर के देखते एस, एस मतलब कि 1 O4 O4 4 4। तो ये देखो दोनों का जो नंबर जो हुआ ये क्या होगा, सेम दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड भी सेम है, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, और सल्फर रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। ठीक है, तो इस तरह का जब केसेस आए, जब दोनों तरफ का एलिमेंट जो है, एलिमेंट का जो इक्वेशन का जो एटम्स है इक्वल हो अलग अलग एलिमेंट का, उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस मतलब कि सजा हुआ नहीं हो, सीक्वेंस वाइज नहीं हो, दोनों तरफ अनइक्वल नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, एक हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड ज़्यादा है, मतलब कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो जान रहे हैं कि बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। अब अगर हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं। हाँ, तो जब भी देख लो, जब भी हमको बैलेंस करना होता है ना, तो हम लोग इक्वेशन के इस तरफ लिखेंगे, जो स्टार्टिंग है ना इधर लिखेंगे ऐसे, हम 2 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन में, तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो हम लोग इधर भी क्या करेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब देखो, अब जो नया बन के आया, अब ये दोनों तरफ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। H जो हो गया 2 2 जा 4, मतलब कि हाइड्रोजन जो हो गया कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर साइड भी क्या हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन जो हो गया 2, और इधर साइड भी क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब कि अब हम लोग समझ गए कि कैसे जो होता है अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इतना जान लो, जब भी हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमेशा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में लिखेंगे। कब किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब H2 है तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिए, ऐसा ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। अब एक और डाउट हो रहा होगा तुम लोग को कि भैया मतलब उधर तो हाइड्रोजन का बैलेंस ही 1 होता है, तो यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, है ना। सोचने वाली बात है कि ये हाइड्रोजन का जो है वो बैलेंस जो होता क्या होता, 1 होता था, अब 2 कैसे लिख दिया, समझ रहे हो। हाँ, तो ये इसका भी आगे हम बताएंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है, हम सब चीज बता रहे हैं कि एग्जाम के लिए जो भी रिलेटेड चीज़ है हम सब चीज़ आप लोगों को क्या करेंगे, वो क्लियर करेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस। क्या देखना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख लिए, केमिकल इक्वेशंस देख लिए, केमिकल रिएक्शन समझ गए, केमिकल इक्वेशन समझ गए। केमिकल इक्वेशन 2 तरह के हुए, केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन, तो 5 तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं, एकदम माइंड से इसको निकाल दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है, नाम से ही समझ लो, कॉम्बिनेशन मतलब कि आपस में मिल रहे हो, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन मतलब क्या होता है, आपस में मिलना। कॉम्बिनेशन मतलब आपस में मिलना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपस में मिलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका अगर कोई भी कुछ पूछे तो कुछ नहीं, नाम पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो 2 लोग आपस में जब मिल जाए उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और वो आपस में जब मिल गया तो बना दिया वाटर। क्या बना दिया, वाटर। तो दोनों मिल गए तो बना दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर। इज दैट क्लियर।
जैसे कि मान लो कि एक ए है और एक बी है और दोनों मिलके बन गए ए बी, यही हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, अरे यार नाम से ही समझो ना, कॉम्बिनेशन मतलब दो लोग आपस में मिल रहे हो, ठीक है, कॉम्बाइन हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल। उसी तरह अगला एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, खत्म। एकदम कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, एकदम इजी। तुम कोई भी पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जब एक सब्सटेंस मतलब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हो और दोनों रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता हो, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सिंगल। रिएक्टेंट साइड 2 3 4 जितने भी हो डजेंट मैटर, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा। प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा। इसका अगर डिफाइन पूछ दे तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? क्लियर। अब इसमें जहां तुम लोग को दिक्कत हुआ तो वहीं पे घुस घुस के मारूंगा मैं तुम लोगों को, इतना इजी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग को तो। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है क्या, आता है डिकम्पोजिशन। अब देखो डिकम्पोजिशन मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो? डिकम्पोजिशन मतलब कि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी चीज का। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो हो स्प्लिट हो रहे हैं, दो और दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस रिएक्टेंट साइड में जो होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में जो होगा वो होगा एक प्रोडक्ट, और जब रिएक्शन होगा तो बनेगा प्रोडक्ट साइड में दो प्रोडक्ट। समझ गए? यहां तक क्लियर? मतलब कि क्या बोलना चाहते हैं, रिएक्टेंट साइड जब भी होगा तो दो होगा, दो से ज्यादा होगा, और वो टूट के क्या बनेंगे, रिएक्टेंट साइड सिंगल, और टूट के क्या बनेगा, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो डिकम्पोज होता है, मतलब कि वो अलग टूटते हैं। टूटने के बाद हम लोग को देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 से लिखते हैं। ये एक सॉलिड होता है, मतलब देखो समझना, एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस, और एल मतलब लिक्विड। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को समझने में इजी पड़े। ये सब एक तरह का पार्ट है रिप्रेजेंटेशन का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम लोग क्या करें, गर्म कर रहे हैं, तो दो कंपाउंड, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा मेरा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? ऐसा रिएक्शन जो हीट के कारण, गर्मी के कारण टूटे और टूट के दो अलग अलग सब्सटेंस को बनाए, उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, जो हीट के कारण डिकम्पोज हो रहा है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब आता है नेक्स्ट व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब हम लोग फेरस सल्फेट को जलाते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोज होता है। कोई भी चीज देखना, किसी भी चीज को अगर हम जलाएंगे तो वो ब्रेक डाउन होता है। अब जैसे कि आइस को हम जैसे गर्म कर रहे हैं तो वो वाटर में चेंज हो रहा है, हो रहा है ना? यस और नो? यस, वेरी गुड। आप लोग करोगे, आप लोग टॉप करोगे, ठीक है। तो जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद एक फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। समझ गया? देखो एक चीज देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज इसमें देखो, चेंज इन कलर हो रहा है कि नहीं? फेरस सल्फेट जो था, जब हम लोग उसको हीट नहीं किए थे जब तक, तब तक वो ग्रीन कलर का था। किस कलर का था? ग्रीन कलर का। अब जैसे फेरस सल्फेट को हीट किए और जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो कौन से कलर का हो गया? ब्राउन कलर का। कौन से कलर का हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ दो और नए प्रोडक्ट मिलने को देखे हमको। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से थी, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या? तो फेरिक ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, यहां तक हो गया, खत्म।
ये दोनों जो रिएक्शंस हुए हैं, ये दोनों रिएक्शंस किसके एग्जांपल हैं? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है मेनली 2 या 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो? कितने प्रकार के? 2 या 3, ठीक है। उसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा जो होता है ये क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। समझ गया? अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। क्या कर रहे हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, किसके थ्रू पास कर रहे हैं? तो वाटर के थ्रू। तो वो हमको डिकम्पोज करेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। समझ रहे हो? नहीं समझा? जिससे कि देखो क्या करना है, वाटर है घर में जो पानी होता है ना, पानी रहेगा, पानी जो होता है उसको, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए लोग? समझ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? तो जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जो रिएक्शन कराया जा रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है सिल्वर क्लोराइड को जब एक्सपोज करेंगे लाइट के फॉर्म में, जो लाइट के कारण हो रहा है ना उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है लाइट के प्रेजेंस में है सिल्वर क्लोराइड, तो उसको जब लाइट से रिएक्शन करा रहे हैं तो सिल्वर मेटल बनाएगा और एक क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। मतलब AgCl जो है उसको जब लाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो वो अलग अलग ब्रेक डाउन, सिल्वर उससे अलग और क्लोरीन उससे अलग, ठीक है। अब जो देखो सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और सिल्वर जो बनेगा वो ग्रेइश व्हाइट कलर का। सिल्वर मतलब कि चांदी तो अभी मेरे पास नहीं है, एक अंगूठी था, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, अंगूठी जो था वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा। क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और ये जो डिकम्पोजिशन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहे हैं सब में क्या हो रहा है? इंडोथर्मिक समझते क्या होता है? एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक, और एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज कर रहा है। तो जितने भी रिएक्शन होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सब इंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो हीट एब्जॉर्ब किया तभी ब्रेक डाउन हुआ, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब किया ब्रेक डाउन हुआ, इसमें भी क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा ब्रेक डाउन होगा, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। लाइट जो है, लाइट सनलाइट जो है लाइट के प्रेजेंस में। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि चांदी जो सिल्वर क्लोराइड है उसको लाइट के नीचे, फ्लैश लाइट के नीचे रख देंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा, ऐसा नहीं होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो सनलाइट में आएगा तो लाइट आ रहा है, लाइट के साथ साथ सनलाइट का हीट भी आ रहा है, तो भी क्या करे? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मिल जाए और मिलने के बाद नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। समझ रहे हो? नहीं समझा? जैसे कि देखो मान लो एक AB है प्लस C, समझा? अभी वो नहीं समझा रहे? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जगह चेंज कर रहा है, कुछ नहीं, बस जगह चेंज कर रहा है। ए बी जो था पहले साथ में था, ठीक है। अब सी के साथ जैसे वो रिएक्ट किया, अब जैसे वो सी के साथ रिएक्ट किया तो ए अलग हो गया और सी के साथ बीच बीच हो गया। चला जैसे कि देखो बुरा मत मानना, जैसे कि देखो क्या होता है कि अभी का जो दौर चल रहा है, अभी लोग खोजते हैं बेटर बेस्ट, मतलब कि लोग जो है किसी के साथ खुश नहीं है, ठीक है। वो खुश हो ही नहीं सकते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ह्यूमन नीड्स जो है ना वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
ठीक है। अगर आज हमको किसी के साथ खुशी मिल रही है तो खुशी क्यों मिल रही है, खुशी वो वाला खुशी मत, लड़की वाली खुशी मत समझ जाना, वो हैप्पीनेस वाला, जिस मतलब दोस्ती ये सब है उसके साथ रहने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो वाला बोल रहे हैं। तो अगर हमको आज किसी के साथ खुशी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं या फिर वो मेरे साथ रह रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी मेरे से काम है और मेरे को भी उससे काम है, तभी हम दोनों आज साथ हैं। और जिस दिन ये काम अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो रहा है, जिस दिन ये काम अलग हो जाएगा वो क्या होंगे, हम दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हो जाएगा, धीरे धीरे दूरी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम के फ्रेंड्स जो थे, सबसे स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं, अभी तो स्कूल टाइम में हो, स्कूल में हो, अभी साथ में पढ़ रहे हो, 9 10 तक साथ में हो, लेकिन 10th के बाद जब तुम लोग जो होगे 3 अलग अलग रास्तों में बढ़ जाओगे, क्योंकि 10th तक तो भी तुम लोग एक साथ पढ़ रहे हो, साइंस भी है, एसएसटी भी है और कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, है ना, तो ये हो गया। लेकिन 10th के बाद तुमको अब स्ट्रीम चूज करने पड़ेंगे, 3 स्ट्रीम आते हैं 10th के बाद, एक आएगा साइंस आता है, एक आता है आर्ट्स आता है, एक आता है कॉमर्स आता है, ठीक है, 3 स्ट्रीम्स तुमको चूज करने पड़ेंगे। तीनों कोई साइंस लिया जिसको मतलब आगे जो फ्यूचर में जो करना है उसके बेसिस पे सब लोग चूज करते हैं, ठीक है। कोई साइंस लिया, कोई आर्ट्स लेगा, कोई क्या लेगा, कॉमर्स लेगा। अब देखो बात में हम ये बता रहे हैं कि अब साइंस जो लेगा और जो आर्ट्स लेगा दोनों साथ तो नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि साइंस वाला का अलग कोचिंग चलेगा, आर्ट्स वाला का अलग कोचिंग, तो कहीं ना कहीं दोनों में अलग होगा। तो आप लोग साथ जब तक है, जब तक आप लोग एक दूसरे का काम कर रहे हैं, उसी तरह ये यहाँ पे ए जो था बी के साथ था, ठीक है, मतलब बी जो था ए के साथ था, क्यों, क्योंकि बी का काम ए के साथ हो रहा था, लेकिन अब इसको उससे बेटर मिल गया सी। अब जब सी मिल गया तो ये सी के साथ चला गया। आज का लाइफ भी जो है लोगों का यही है, अगर कोई भी पर्सन तुमको अहमियत दे रहा है तो कब तक देगा, जब तक कि तुम उसके लिए बेटर हो। अगर जिस दिन उस पर्सन को तुमसे कोई बेटर मिल गया, तुमसे कोई अच्छा मिल गया, फिर भूल जाओ, तुम्हारा जगह डिस्प्लेस हो गया वहाँ पे। अब उसके लाइफ में वो पर्सन ज़्यादा अहमियत रखेगा, तुम्हारी अहमियत उसकी लाइफ में कम हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा कि तुम अलग हो जाओगे, ठीक है, मतलब तुम लोग के नए दोस्त बनेंगे और नए दोस्त बनेंगे। तो अभी भी देख लो ना कि 5-6 वाले जो 5-6 में जब तुम लोगों स्कूल को चेंज किया होगा, तो जो पहले के जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे वो अभी भी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप में नहीं होगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि समय के अनुसार लोग धीरे धीरे बदल जाते हैं। तो उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है, जब हाईली रिएक्टिव मेटल किसी के साथ मिलता है तो वो अपने साथ उसको रख लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जब जिंक मेटल जो होता है वो, एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो होता है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम लोग जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फेट जो है वो जिंक के साथ मिल जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, यहाँ पे कॉपर को क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। समझा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है बउआ, ये जिंक जो है ये कॉपरवा से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ये जिंक जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये सल्फेट को अपने साथ जोड़ लिया और कॉपर को ये सल्फेट जो है छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, आज से तुम आज़ाद हो गए। समझ गए। तो जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो मिलेंगे किसी भी मेटल से, तो लेस रिएक्टिव मेटल वाले के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। गेट इट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो किसी भी लेस रिएक्टिव वाले मेटल को मिलेगा तो वो उसको डिस्प्लेस, जैसे कि देखो ना यार, तुम लोग देखो ना डेली लाइफ में, जैसे कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम, तो क्या करते हो, जब अपोनेंट वाला कमजोर रहेगा तो तुम उस पर दबदबा डालोगे, है ना, लेकिन अगर अपोनेंट वाला मजबूत रहेगा तो तुम पे वो दबदबा डालेगा। समझ रहे हो। हाँ, अब भले ही तुम में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ा सा, तो क्या करोगे तुम, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण तुम उससे पिटा गए लेकिन भागे नहीं, वो अलग बात हो गया। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होगा कि जब देखोगे कि अगला अपोनेंट जो होगा वो अगर ज्यादा पावरफुल है तो तुम कहीं ना कहीं हार मान जाओगे। समझा। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसी सेम केस इसमें भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक और एग्जांपल देखते हैं उसका। जब कोई भी मतलब मैग्नीशियम मेटल जो है उसका टुकड़ा जो है मैग्नीशियम मेटल का वो रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ,
ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट। तो मैग्नीशियम क्या करेगा ना, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेगा, समझ रहा। अभी हम बताया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब भी होगा ब्लू कलर का होगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो होगा सिल्वर कलर का। अब मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होगा। सेम उसी तरह जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कलरलेस। और कॉपर जो होगा वो रेड ब्राउन कलर का होता है, वो तो आप लोग भी जानते हो ही। हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। अब एक आता है रिएक्टिविटी सीरीज, पता है आप लोग को, एक क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज। अरे टीवी सीरीज नहीं रे, वेब सीरीज नहीं, अब आता है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज समझ रहे, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, अभी हम लोग आपको बताएंगे आगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो उसकी सोचने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मतलब फटाक से देख के समझ जाओगे कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा जो एलिमेंट है किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। वो हो जाता है, वो सीरीज को देखना आगे है, लास्ट में इसको दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है कि इसमें से एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर दे रहा है और फिर वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और दोनों कंपाउंड्स जो है अपने अपने आयंस को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, दोनों कंपाउंड जो है अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करेगा और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, देखो यहाँ पे एग्जांपल, जब सिल्वर नाइट्रेट जो है, ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड जो साल्ट हुआ रहेगा ना, साल्ट समझता है ना, सोडियम क्लोराइड जो डेली तुम लोग खाते हो साल्ट, कॉमन साल्ट यही होता है, कॉमन साल्ट सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब लोग सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो क्या करेगा, ये सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो क्या करेगा, ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर की जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। क्या कर देगा, सिल्वर की जगह खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे देखो NaNO3, और ये जब डिस्प्लेस किया और ये Ag जब Cl को डिस्प्लेस करेगा तो Cl Ag के साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। आगे देखते हैं हम लोग, आगे मतलब दो तीन एग्जांपल देख ले, दो तीन एग्जांपल के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगला है बेरियम क्लोराइड का, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। जब जो है बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, बेरियम जो है ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम को जैसे डिस्प्लेस करेगा तो ये जो सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ आ जाएगा, तो क्या बनाया जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और जो ये Cl जो है, Cl इसका बेरियम तो अलग हो गया, बेरियम तो इस सोडियम के सल्फेट के साथ मिल गया, तो जब क्लोरीन अलग है इधर से सोडियम अलग है तो जाके क्या बना देगा, NaCl जो होता है साल्ट बना देगा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जब बेरियम क्लोराइड को जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो बेरियम जो है रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव बेरियम है, तो क्या करेगा, सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा। समझ रहे हो, क्या करेगा बोलो जल्दी, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पर इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। कभी कभी हो जाता है, तो मतलब रात को नोट्स बना रहे थे ना तो थोड़ा नींद भी आ रहा था तो लिखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग के लिए समझ गए। तो बेरियम जो है इसको डिस्प्लेस करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और कॉपर जो है इसमें Cl बच गया, इधर कॉपर बच गया, दोनों आपस में मिलके अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये वाला केस है AB प्लस CD, यहाँ पे जब रिएक्ट कराना है तो ये जो B हो गया C के साथ मिल गया, D जो हो गया A के साथ मिल गया, तो बना देगा क्या बना दे रहा है, AC बना दे रहा है प्लस BD बना रहा है, समझ रहे, मतलब एक दूसरे के क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करते रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सारे तरह के रिएक्शन जो है खत्म हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल, कुछ नहीं याद रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कभी भी पूछे
तो ऑक्सीजन का जिस रिएक्शन में एडिशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर सिंपली बोल दे, हम 2 लाइन में लिख दिए, मेरा गलती है, सिंपल 1 लाइन में भी इसका डिफाइन हो सकता था। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गया? देखो हम रिडक्शन का 1 लाइन में 2 लाइन में लिख दिया है, वो थोड़ा हो गया था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ नहीं, सिंपल सा है, ऑक्सीजन को जिसमें एडिशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है और जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो जिसमें हाइड्रोजन का, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब आता है इसी का कुछ सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है? समझ रहे हो? जो ऑक्सीजन को दे रहा है, जो ऑक्सीजन को दे रहा है, जो ऑक्सीजन को दे रहा है, जो ऑक्सीजन को दे रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो ऑक्सीजन को दे रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। नहीं समझा? सिंपल हम बता दें, सिंपल सिंपल, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। नहीं समझा? देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, कि वो इतना दिमाग लगाना है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन जो कॉपर जो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल गया, वाटर बन गया। ठीक है? तो इसमें देखो CuO था से Cu हो गया, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किस, याद रखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, 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 तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, वो कौन हो जाएगा, अरे होगा ना भाई, हाइड्रोजन होगा ना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। क्यों होगा हाइड्रोजन, क्यों होगा, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि इसमें हाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन को एडिशन हो रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन करेगा, तो हाइड्रोजन, और सब्सटेंस जो रिड्यूस कौन करेगा, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो कॉपर ऑक्साइड जो रिड्यूस करेगा। लेकिन 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 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, तो सिंपल, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एकदम कुछ नहीं, एग्जाम में आए दिमाग को एकदम फ्री रखना है, एकदम कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन में पहले हम लोग को देखना है कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है। ठीक है? ऑक्सीडेशन कौन सा हुआ, रिडक्शन कौन सा हुआ, मतलब ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, रिड्यूस कौन सा हुआ, और जस्ट उसके अपोजिट लिख के आ जाना। ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफाइन पढ़ो ना यार, क्या है, सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है, ये सब्सटेंस CuO कॉपर ऑक्साइड ही ना दिया सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए, किसको दिया, हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे हम लोग, CuO को कहेंगे। बतिया घुस रहा है दिमाग में कि नहीं, घुस नहीं रहा तो फिर से समझो। तुम इसको, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है पूरा। तुम पीछे तो इजीली समझ जाओगे, पीछे का जितना भी चीजें है तुम समझ जाओगे। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, इवन बैलेंसिंग तक करना तुम लोग सीख जाओगे। बैलेंसिंग क्योंकि ईजी होता है, ठीक है, वो आसान होता है, लेकिन इसमें बहुआ फंस जाओगे। ये जो है थोड़ा सा फंसाए वाला चीज है, ध्यान दे दो, तनी सुन बस। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को दे रहा है, किस लिए दे रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए दे रहा है, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसमें रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इज क्लियर? अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। समझ गया? एक ऑक्सीजन वाला देख लिया, अब एक हाइड्रोजन वाला देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन।
समझ गया ना, यहाँ तक क्लियर। H2S जो है मतलब H2S में जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सल्फर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है और HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब कि H2S सल्फर जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और वो हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ जाके मिल गया, समझा। सल्फर जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये हाइड्रोजन जो को कुछ नहीं मिला तो ये इस क्लोरीन के साथ मिल गया। मतलब कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हो जाएगा रिडक्शन, और ये रिमूवल हो रहा है मतलब कि हाइड्रोजन का सल्फर के साथ रिमूवल हो रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। समझ के लिए अब होगा, हाँ समझ गए सर। तब सिंपल। अब ऑक्सीडाइज कौन हुआ तो H2S, रिड्यूस कौन हुआ तो Cl2। समझ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया तो ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट H2S। बस खत्म, खत्म हो गया सर, हो गया भैया। अब नहीं, अब ये तो एग्जाम में आएगा ऐसे ही बना देगा, कुछ नहीं है ये तो कुछ है ही नहीं। अब तो भैया जो है जो आप बता ही दिए सब चीज़ तो क्लियर है, वे कर दिए भैया। अब अगला देख लो बउआ, तरी सुनी लास्ट है, ओकर बाद तो नहीं के छुट्टी। क्या हो जाएगा, छुट्टी, छुटकारा मिली तो हमारा से अब, ठीक हो। अब आता है कुछ जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है हमारे डीएनए लाइफ में। अच्छा एक और बात बताना था तुम लोग को। बात ये था कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों साथ में हो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अभी तो हम दोनों अलग अलग एग्जाम्पल बताएं कि ऑक्सीडेशन अलग बताएं, रिडक्शन अलग बताएं, लेकिन जब दोनों साथ में हो रहा है ना उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब कुछ जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है हमारे डेली लाइफ में भी होता है। क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो कोरिजन क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन क्या है तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मेटल जो होता है वो धीरे 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 एयर के प्रेजेंस में, एयर के कारण या मॉइस्चर के कारण उस पर एक केमिकल सरफेस जम जाता है, ठीक है। धीरे धीरे खत्म होता है, वो होता है कोरिजन। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, वो क्या है, वो एक कोरिजन है। मतलब कोई भी चीज़ में जंग लग जा रहा है वो क्या है, कोरिजन है। उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ना। समझ गया, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम खत्म। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ गया। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे बउआ, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग घर में जो लोहे का गेट होता है उसमें क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। एक अलग से परत चढ़ा देते हैं ताकि वो उसमें मॉइस्चर ना आए। और जब मॉइस्चर नहीं आएगा, जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें रस्ट, आयरन, धूल कुछ भी एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन जो होगा वो उसको कोरिजन होने से बच जाएगा। मतलब आयरन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है बाबू, समझा। कोरिजन के दौरान आयरन जो होगा कमजोर हो जाएगा, समझ गया। ये रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3 X H2O, समझ गया। अब आता है रिंसिडिटी। क्या होता है, रिंसिडिटी। रिंसिडिटी में क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन, रिंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड्स जो होता है ना, फूड 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 समझ रहा है, खाना वाले होता है। खाना देखना ना कि ज़्यादा दिन तक उसको रख दोगे ना तुम तो उससे एक गंदा सा अजीब सा स्मेल आता है ना। उसका टेस्ट भी थोड़ा खराब। तो बहुत दिन क्या मतलब कल क्या मतलब सुबह रोटी बनाना और उसको 2 दिन बाद खाना, उसका देखना उससे मतलब गंदा सा स्मेल आएगा, उसके साथ साथ क्या उसका टेस्ट भी खराब आएगा। उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे करेंगे, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे फूड्स में। क्या डाल देंगे, एंटीऑक्सीडेंट। क्या डाल देंगे हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल के उसको जो फूड जो ऐसा मतलब जो ऐसा ज़्यादातर फूड जो होता है ना खराब होता है, जो फैट्स को ऑयल्स को कंटेन करता है, उसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। पहला। दूसरा क्या करेंगे, उसको पैकेजिंग कर देंगे, नाइट्रोजन गैस डाल के उसको पैकेज के पैक कर देंगे, वो खराब नहीं होगा। इसीलिए देखना लेज ये सब जो पैकेट में जो फूड स्टफ्स आता है, जो लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, तो ये सब में देखना एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, समझा। तो एक्सपायरी डेट ऐसा थोड़ी है कि साला ऐसा थोड़ी है कि वो जो फूड है वो उतने दिन के बाद खराब, ऐसा नहीं। उसमें नाइट्रोजन की जो वैलिडिटी होती है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो उतने दिन तक रह सकता है उस पैकेट में, और जब तक उस पैकेट में नाइट्रोजन है तब तक वो फूड अच्छा है। जिस दिन नाइट्रोजन की मात्रा खत्म हो जाएगा वो फूड जो होगा वो फिर वेस्ट हो जाएगा, मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो फिर खराब हो जाएगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो फूड क्या वो पैकेज जो है एक्सपायर करेगा।
या फिर उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठंडे जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग फूड्स को एयर टाइट पैकेजिंग कर सकते हैं, जो प्लास्टिक में पैक कर रही है। या फिर स्कूल टाइम में ना रोटी जो होते हैं ना, मम्मी लोग क्या करती होगी, एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके देती है। पता है क्यों? पता है आप लोग एल्युमिनियम फॉइल में क्यों पैक करके देती है? नहीं पता। क्या होता है ना कि लंच में ज़्यादा देर तक उसको पैक करने से ना वो रोटी का जो टेस्ट जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या फिर स्मेल गंदा सा स्मेल आने लगता है उसमें से। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, एयर टाइट पैकेजिंग करते हैं। उसको उसमें रखने के कारण वो रोटी जो होता है मतलब अच्छा स्टोर मतलब अच्छे से रहता है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं होती है। या फिर हम लोग उसको लाइट से दूर रख दे, तब भी जाके हम लोग को रेंसिडिटी से बच सकता है फूड्स। और ये फूड्स जो होता है ज़्यादातर रेंसिडिटी किस में होगा, तो जितने भी ऑयल पैकेजेस सब्सटेंस है ना, फैट एंड ऑयल्स वाला, उसी में होगा, ठीक है। ये आज का चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्नो रिसर्च क्लासेस करके, ये जो चैनल यूट्यूब चैनल है उस पर जो आप लोग पढ़ रहे हो उसी नाम से टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और ये मैं नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको वहाँ पे नोट्स इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसके नोट्स को आप ले सकते हो इजीली। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, ताकि जो ये सीरीज जो स्टार्ट है, ये जो सीरीज स्टार्ट है वो आगे के आधे वाले चैप्टर्स जो है आप तक पहुँच जाए, इजीली मिल जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर लेना। बाकी तो फिर हम हैं ही, चिंता क्यों करना है। 3 महीनों में मैं आपका सारा टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा साइंस का, और उसके बाद फिर रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। और ओके, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। एक तो नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद लेक्चर शूट करना, उसमें से भी टाइम निकालना पड़ता है, खुद का स्टडी भी करना है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर देना, कम से कम एटलीस्ट लाइक भी कर देना, ठीक है। और जो भी डाउट रहे उसको कमेंट कर दो। कमेंट में हम मतलब रेगुलर चेक करते रहते हैं, तो कमेंट में जो भी डाउट है अगर वो तुम्हें हो रहा है तो हम सोचेंगे कमेंट के थ्रू कि उसका सॉर्ट आउट कर दें तुम लोग के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, जब तुम लोग खुश तो मैं भी खुश, और मैं खुश तो समझ रहे हो। थैंक्स।